चलिए बच्चों, तो आगे चला जाए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सिलसिला बरकरार रखा जाए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, बट काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इस चैप्टर में। तो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। जिन सवालों के जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, जिन सवालों के जवाब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है, और इतने छोटे से जगह में इतने सारे प्रोटॉन एक छोटे से सेंटर में न्यूक्लियस में कैसे रहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जो रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, उन सारे सवालों के जवाब देने आए हैं नील्स बोर। इनको बोहर भी कहा जाता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या कहना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर इसका पूरा नाम है। और ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसी को क्लियर कर लीजिए। वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये हाइड्रोजन जैसा पार्टिकल बन जाएगा। तो वैसा पार्टिकल जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ वैसे एटम के लिए, वैसे पार्टिकल के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल वैलिड है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है पहला। अब चलते हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है, इसको समझने के लिए कुछ इसका पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स मतलब अवधारणाएं, या इसको आप अजम्पशंस भी कह सकते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये केमिस्ट्री में चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें सबसे पहला कहता है कि एटम इज स्फेरिकल। एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम इज स्फेरिकल and has a center called nucleus। एटम स्फेरिकल होता है और एटम का एक सेंटर होता है जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। Electron revolve around the nucleus in its orbit, having energy and radius is fixed. Having energy and radius of orbit is fixed. Energy and radius of orbit is fixed, यानी उसका रेडियस, उसका एनर्जी उस ऑर्बिट का क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। एनर्जी ऑफ रेडियस फिक्स रहेगा, वो वैरी नहीं करेगा। वैसे ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट, वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन विच द एंगुलर मोमेंटम, इन विच द, फिजिक्स में आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम, in which the angular momentum of electron, angular momentum को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, integral multiple of h by 2 pi। कहने का मतलब है angular momentum of electron क्या होगा? nh by 2 pi। यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम निकालने बोलेगा, ऑर्बिट या शेल, अगर पहला ऑर्बिट में निकालने बोलेगा तो n का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, दूसरा ऑर्बिट में निकालने बोलेगा तो n का वैल्यू 2 ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ h जो लिखा हुआ है, h का मतलब क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट। h का मतलब क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये वैसे वैल्यू पुट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, खाली n पूछेगा फर्स्ट सेल में कितना होगा, सेकंड सेल में कितना होगा, थर्ड सेल में कितना होगा। और यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से जरूर घुसाएगा। L इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, और भी है पोस्टुलेट्स, पर पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब इसके बाद कैलकुलेशन आएगा, लंबा चौड़ा डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बात करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और तरीका होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और तरीका होता है। L एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं वेक्टर में। P का मतलब है मोमेंटम। P का मतलब क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, P का मतलब यहाँ प्रेशर नहीं है। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास को जब वेलोसिटी से इंटू कर दिया जाता है ना, v से इंटू कर दिया जाता है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम देता है। चूँकि यहाँ पर सर्कुलर वेलोसिटी है, एक मान लीजिए ऑर्बिट है और ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m है ना, इसका वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। r और v के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और आपको रिजॉल्व करने आता है, वेक्टर रिजॉल्व करने आता है। r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बताइए। L इक्वल्स टू, ये रेडियस है और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अलग बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिस कारण से ये गोल गोल घूम रहा है। तो r p और क्रॉस प्रोडक्ट जब लगाते हैं तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, r p को हम लिख सकते हैं क्या, m v। अरे बाबा, p के बदले लिख सकते हैं m इंटू v। तो जहाँ p था वहाँ m भी लिख दिए। और बताइए v और r के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी L इक्वल्स टू क्या हो गया, mvr। L इक्वल्स टू क्या हो गया, mvr हो गया। इसके पहले आपने इक्वेशन निकाला था L इक्वल्स टू NH/2π। इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए। क्या बोलिए इसको, इक्वेशन 1 बोलिए। और यहाँ पर आपने जो निकाला है इसको इक्वेशन 2 बोलिए। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 1 में L इक्वल्स टू NH/2π है। इसके भी लेफ्ट साइड में L है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में L है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या निकल के आया बताइए, क्या निकल के आया। वहाँ पे क्या था, L इक्वल्स टू NH/2π और यहाँ पे क्या है, L इक्वल्स टू mvr। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा। इसको मान लेते हैं, इसका नाम है इक्वेशन 3। सबसे मेन इक्वेशन यही है, सारा खेला इसी से खेलेंगे। हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, सब चीज़ निकालना सिखा देगा इलेक्ट्रॉन का। एकदम A to Z कंप्लीट चीज़ निकालना बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 लिखा हुआ है ना, 2π NH/2π इक्वल्स टू mvr। ये इक्वेशन 3 हो गया। इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब आगे चलते हैं, अगला पोस्टुलेट्स की तरफ बात करते हैं। हो गया यहाँ तक नोट डाउन क्या हुआ, इक्वेशन 3 दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इफ़, अब देखिए, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, क्यों नहीं फॉल कर रहा है उसका जवाब दे रहा है। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये हुआ दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है,
वो बराबर है किसके, एफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स फिजिक्स में पढ़े होंगे, दो तरह का फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़े हैं ना। किसी भी पाथ को गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, वेलोसिटी इधर जा रहा है, लेकिन बार बार हर बार पॉइंट बदलने के कारण, बार बार परपेंडिकुलर रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने के कारण अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये जो लग रहा है अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड रेडियस में मेंटेन करके अपने आप को रखा है। ये जो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बैलेंस करके रख रहा है, यानी खींचने वाला फोर्स और घुमाने वाला फोर्स बराबर हो जा रहा है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं कर रहा है न्यूक्लियस में। यानी एफ इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में, लेकिन फिर भी आप जानिए ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, Gm1 m2/r², अरे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट m2 है, इनके बीच के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी प्रकार से दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इनके सेंटर से सेंटर की दूरी r है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा k Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में निकालना है, जो चार्ज Q1 और Q2 हैं उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है mv²/r, है ना, mv²/r। इसको हटाते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी, mv²/r। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे निकाला जाता है। ये Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पर जो Q1 है ये जो है, ये मान लीजिए चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है ये, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है, तो Z × E, ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। और आपको पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके एटम के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है भाई, पता नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है ना। तो Ze। और Q2 क्या है, तो Q2 का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है। यहाँ E का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। बस ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है ना, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह पर हम लिखेंगे Z × E। ZE क्यों लिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ज है। न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, E। तो Z उसका प्रोटॉन की संख्या और E प्रोटॉन का चार्ज। तो ये टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस का। और ये क्या हो गया, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, नेचर नहीं लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, पर यहाँ माइनस नहीं लेना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, ये जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्टिव ही लगेगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब भी कभी फोर्स निकालते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ध्यान सुनिएगा बात को। इंटू r² इक्वल्स टू क्या हो गया, mv²/r। बताइए क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE²/r² इक्वल्स टू mv²/r²।
एम भी आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, एम बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ आर स्क्वायर हटेगा, आर स्क्वायर हटेगा, और ये आपके पास एक निकल के आया एक नया इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करना है, इक्वेशन 3 जो आपके पास था, देखिए इक्वेशन 3 क्या था, ये जो इक्वेशन 3 था इसको स्क्वायर करेंगे, और इस स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए एक नया रिजल्ट, गजब रिजल्ट निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, देखिएगा आगे। अब नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 3, नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 3, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3, अब हम इक्वेशन 3 को स्क्वायर कर रहे हैं एंड डिवाइडिंग इट, और स्क्वायर करने के बाद डिवाइडिंग इट बाय इक्वेशन 4, और उसको इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है देखिए जरा, क्या है, एम भी स्क्वायर एन एच बाई 2 पाई एम भी स्क्वायर है ना, एन एच बाई 2 पाई, इक्वेशन 3 क्या है, एन एच बाई 2 पाई इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर बाई आर, यही है ना, एक बार ठीक से देख लीजिए, अगर यहाँ गड़बड़ी हुआ तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। एन एच बाई 2 पाई एम भी आर है, एम भी आर है, देखो ये क्या है, एम भी आर, तो एन एच बाई 2 पाई इक्वल्स टू एम भी आर, ये इक्वेशन 3 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन 4 से, और इक्वेशन 4 में क्या है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही ना है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इधर क्या है राइट साइड में, एम भी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन 4 है। ऊपर वाला इक्वेशन 3 है उसका स्क्वायर कर दिए हैं और उसको इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिए हैं, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड किए हैं, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड किए हैं। बताइए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, और नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा 2 पाई जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर चला गया इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई नीचे, जेड ई स्क्वायर नीचे, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर, एम भी आर का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा एक नीचे वाला आर स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम भी स्क्वायर, कुछ कटेगा तो काट लीजिए, ध्यान से हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, कुछ कट रहा है तो काट लो भाई, क्या कट रहा है देखिए, एम स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, और भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट रहा है, और इधर के आर स्क्वायर से इधर का आर स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कट रहा है देखो, उधर बच क्या रहा है, सिर्फ आर स्क्वायर बच रहा है ना, ओके, और बताइए तो यहाँ से आर स्क्वायर बच रहा है, तो आपको वहाँ से आर निकालना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कहना, ठीक लिखे तो हैं, चेक करो एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई का स्क्वायर, एन एच बाई 2 पाई का स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ 2 पाई कैसे हुआ, जब इसको स्क्वायर किए तो 4 पाई स्क्वायर ना हो जाना चाहिए था, जब इसको स्क्वायर किए तो 4 पाई स्क्वायर ना होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और इसको इंटू कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और नीचे रह गया जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है, इसका इस पे चेक करो, अब इधर राइट साइड में क्या था एम भी आर, तो एम भी आर
का स्क्वायर, ठीक है। और उसको डिवाइड किसके साथ करना है, इक्वेशन 4 के साथ, एम वी स्क्वायर बाई आर से डिवाइड करना है, एम वी स्क्वायर बाई आर से डिवाइड करना है। तो यहाँ आर स्क्वायर कैसे आ गया, ये आर स्क्वायर नहीं आएगा। देखो अगर थोड़ा सा गड़बड़ी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। तो अब बताइए क्या क्या कटेगा, इसको साफ से फ्रेश करो पहले, सब गड़बड़ हो गया। अभी देखिएगा आर का वैल्यू एकदम मैजिकल वैल्यू देगा, एक लाइन में आंसर आएगा। ये सब स्कूल में डेरिवेशन नहीं आता है, कुछ ही स्कूल में आता है, पर डेरिवेशन आना चाहिए। देखते हैं इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया ऊपर, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला को ऊपर ले जा रहे हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किए तो 4 पाई का स्क्वायर हो गया, और उसके साथ क्या आ गया, इंटू जेड ई स्क्वायर। इधर क्या हो गया, एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर, एम भी आर का स्क्वायर किए, इंटू क्या हो गया, आर नीचे वाला ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा, एम भी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कटेगा, काटो, भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट जाएगा, एम से एक स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कट रहा है, देखो 4 से 4 कट रहा है, पाई से स्क्वायर कट रहा है, और क्या कट रहा है जी, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो देखो बचेगा क्या अल्टीमेटली, अब आपके पास यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, पाई, स्क्वायर कटा है, पाई बचा हुआ है, जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर बताओ क्या बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, एम स्क्वायर खाली कटा है, आर क्यूब बचा हुआ है, आर क्यूब, और नीचे क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। हाँ भाई, अब यहाँ से हमको आर निकालना है, तो बताओ आर कैसे निकलेगा, यहाँ से आर निकालना है, तो आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर। तो अल्टीमेटली आपके पास आर बराबर क्या आया, देखिए तो, आर को यहीं रहने दीजिए, और एम जो यहाँ पे इंटू में, इसको डिवाइड में ले जाइए, तो क्या हो गया, 1/m, जो इंटू में था वो डिवाइड में आ गया, और आर यहाँ वाला जो था वो यहाँ लिख लिए हैं, और बचा क्या, जो जैसे है वैसे रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई जेड ई स्क्वायर। चलिए इसको हम अगर ऑर्गेनाइज करके लिखें, जो जो वेरिएबल है उसको अलग रखते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है, डिवाइडेड बाई एम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ई स्क्वायर कांस्टेंट है। अलग क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, और जेड ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है, ये सब कांस्टेंट है, इस सब का वैल्यू फिक्स है। ई स्क्वायर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटम के लिए जेड का वैल्यू अलग होगा, एन का मतलब नंबर ऑफ सेल है। यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसको सबका वैल्यू जब पुट करिएगा, सबका वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। क्या आ जाएगा, इतना पिकोमीटर, पीएम का मतलब है पिकोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल, जिस सेल का रेडियस निकालना है उसका वैल्यू पुट कर दे। पहला सेल का निकालना है तो एन का वैल्यू 1, दूसरा का निकालना है तो एन का वैल्यू 2, और जेड का मतलब क्या है, जिस एटम का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो 1, हीलियम का निकाल रहे हैं तो 2, लिथियम का निकाल रहे हैं तो 3, ये हो जाएगा। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है। क्या क्या वैल्यू होता है, पहले इसको यहाँ तक कॉपी करिए, पहले यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे हम बताते हैं इस सब का वैल्यू क्या है। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट का देखो वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एच का वैल्यू क्या होता है, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और किसका वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। सबका वैल्यू पुट करिएगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसका वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू सब पुट कर दीजिएगा यहाँ पर,
सब का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पाई का वैल्यू 3.14, तो सब सॉल्व करने पर आया 52.9। इन सब को सॉल्व करने पर, इसके सबको सॉल्व करने पर सबका वैल्यू यहाँ पे सर लिख दिए हैं, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। और यहाँ से रेडियस निकालना है। अगर डेरिवेशन देगा तो डिराइव करेंगे, वैसे जनरली देगा नहीं। 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा, लेकिन आपको सिर्फ न्यूमेरिकल यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलें आगे। अब एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक आ रहा है, एकदम परफेक्ट है। चलो अब रेडियस निकल गया, तो अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ये भी निकालने का तरीका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलें आगे। चलो नाउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। अब क्या निकालेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, इन nth सेल। और ये कैसे निकलेगा, तो ये भी कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 क्या था वो देखो, इक्वेशन 3 क्या था, एम वी स्क्वायर इक्वल एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ये इक्वेशन था। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 3 पाई, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ये इक्वेशन था। यहाँ से हमको भी निकालना है, तो भी कैसे निकलेगा भाई, तो भी निकालना है अगर, तो बताइए क्या हो जाएगा। चलो एम भी रहने दो, इंटू आर का जो वैल्यू आप निकाले हैं अभी उसको पुट करिए। आर का जो वैल्यू निकाले हैं ना, ये वाला आर का ये जो वैल्यू है उसको एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हो गया एम भी और ये हो गया आर का वैल्यू, है ना, जो अपने यहाँ पे निकाला था। देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर के जगह पर, उसके बाद डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ से आपको निकालना है भी, तो बताइए भी क्या हो जाएगा, यहाँ से m कट जाएगा क्या, m से m कट जाएगा, तो भी इक्वल्स टू क्या बचेगा बताओ, एन एच बाई 2 पाई जैसे है वैसा ही रह गया। और ये चीज़ इधर जाएगा जब, तो जो डिवाइड में है ये डिवीजन में चला जाएगा, इनटू में है तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं उल्टा करके क्या, पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ क्या कटेगा, एन एच से एन स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा जी, पाई से पाई कट जाएगा जी, और कुछ बच रहा है काटने के लिए नहीं, तो क्या बचा, भी इक्वल्स टू ऊपर बच गया जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 NH एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा कांस्टेंट है। जेड तो वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर अलग अलग, तो ऊपर बच गया ई स्क्वायर और n वेरिएबल है, बाकी बच गया 2, ये 2 लिखा हुआ है ना, जेड नहीं है 2 है, ये 2H एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बच गया, जेड जो वेरिएबल है और n है ना, ये हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इस सब का वैल्यू ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पुट करिएगा, v इक्वल्स टू तो आएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6 जेड बाई n मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला निकल कर आया, ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला निकल कर आया। क्या निकल कर आया, तो फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम का निकालने बोलेगा उसके लिए, और n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल। आपको यहाँ से इससे मतलब है, इससे फाइनल रिजल्ट से आपको मतलब है। ये VVI है, जिसको बॉक्स में डालते जा रहे हैं, VVI लिखते जा रहे हैं, रिजल्ट उसको नोट डाउन करते जाना है। वेलोसिटी का रिजल्ट निकल के आया है
नोट डाउन करिए, ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन और ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबका वैल्यू अभी पीछे लिखा था मैं, सबका पुट कर दीजिएगा तो इतना ही वैल्यू निकल करके आएगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो वहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार रेडियस निकल के आ गया किसी भी सेल का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एन सेल का निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए नहीं। सब चीज़ आपके अनुकूल नहीं रहेगा ना कि एकदम बस तुरंत हर खाना एक ही जैसा बनता है क्या? कुछ खाना बड़ी जल्दी बन जाता है, कुछ खाना थोड़ा टाइम लगता है। मैगी होता है तुरंत बन जाता है, बिरयानी बनने में टाइम लगता है ना। तो बिरयानी है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन शानदार चीज़ है। ये सब सीख जाइएगा तो चैंपियन हो जाइएगा ना, हर चीज़ समझने लगिएगा केमिस्ट्री फिजिक्स में। एक्चुअली ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाया जा रहा है। अगर ये पढ़िएगा तो 12th में ये काम आएगा। 12th में भी ये फिजिक्स में पढ़ना है, पूरा डेरिवेशन जो 12th बोर्ड में आता है। यहाँ सीखा हुआ रहेगा तो वहाँ आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। वहाँ पे फिजिक्स में सर बोल देंगे कि 11th में केमिस्ट्री में आप लोग ये सब पढ़े हैं, आपको पता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ना ये, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो रेडियस निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालना है बताओ? अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी निकल गया तो अब काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा। तो अब तीसरा स्टेप, तीसरा क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, किसी भी n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वेलोसिटी जिसके भी पास रहेगा, मास जिसके भी पास रहेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? हाफ mv स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने का यही फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास 1/2 है, m को m रहने दीजिए और v के जगह पर v का जो वैल्यू लाए थे ये वाला, उसको पुट करिए। क्या लाए थे? ई स्क्वायर जेड बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट। ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर क्या लाए थे? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लाए थे? जेड ई स्क्वायर, v का वैल्यू जेड ई स्क्वायर बाई nh 2 एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। ये v का वैल्यू है और यहाँ पर v का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये v का वैल्यू पुट किए हैं, जो पीछे निकाले हैं आप वेलोसिटी का इक्वेशन, उससे पुट किए हैं। अब यहाँ जरा पुट करिए, देखिए क्या क्या आता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 रह जाएगा, इनटू m रहने दीजिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। ई का स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर पहले से है तो इसका ई का पावर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। थोड़ा भी गलती नहीं करिएगा, थोड़ा सा भी गलती करिएगा, यहाँ पूरा कंसंट्रेशन फुल चाहिए, कैलकुलेशन भी तगड़ा होना चाहिए। 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कटेगा काट लो। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 अरे 8 कैसे हो गया? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। देखते हो, थोड़ा सा एरर लाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, चेक करते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है। 2 2 4। हाँ, 4 को 2 से इंटू करेंगे तब क्या हो जाएगा? 8। अलग बात है, तब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/8। अब 8 हो गया, 4 और 2 8 हो गया, है ना। अब बचा क्या यहाँ पे, सो बताओ? m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 8 बन चुका है। अब यहाँ क्या बचा? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब इसमें जो वेरिएबल है उसको अलग करो, जो कांस्टेंट है उसको अलग करो। तो 1/8 तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ई तो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, h स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ऊपर यहाँ पे बच क्या गया? जेड स्क्वायर। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ये वेरी कर सकता है। n मतलब नंबर ऑफ सेल, ये वेरी कर सकता है। तो ये सब जो कांस्टेंट है ये सब यहाँ रखेंगे और इस तरह से ये जितना भी कांस्टेंट है इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल कर आएगा 13.6। इस पूरा को सॉल्व करके सारा वैल्यू रख दीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, ये सब का वैल्यू रख दीजिएगा। m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबका वैल्यू रख दीजिएगा।
तो क्या निकल के आएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो एनर्जी निकल के आएगा इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगा, इसको हम लोग ईवी भी कहते हैं प्यार से। यानी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ये भी फाइनल रिजल्ट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि वेलोसिटी में दौड़ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो बोलेगा कि हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट में या लिथियम एटम के तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे जिस एटम का निकालने बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर, और जिस सेल का निकालने बोलेगा उस सेल। जेड का मतलब क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, जिस एटम का, अभी क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ से, टेंशन मत लीजिए। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल, किस सेल का आपको निकालना, पहला, दूसरा, तीसरा, वेयर। ठीक है, इसको भी नोट करिए। अब एक फाइनल बच गया लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चौथा स्टेप में क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, किसी n सेल में इलेक्ट्रॉन का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब भी आप कभी चार्ज निकाल रहे हो, Q1 Q2 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं करना है, R करना है। R स्क्वायर करेंगे तो फिर फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर आप लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, स्क्वायर किए हैं यहाँ पर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हो तब। और जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R करेंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जब Q1 और Q2 का नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है, नेचर एज वेल एज, यही पे आप लोग हमेशा डाउट पूछने आते हैं, सर ये वाला नहीं समझ में आया, माइनस कैसे आया, सर ये वाला नहीं समझ में आया, मैं, क्योंकि आप ध्यान से डेरिवेशन जब कराते हैं उस वक्त ध्यान देते नहीं है क्लास में, माइनस कैसे आया। तो ये चीज़ आप लोग लिखते नहीं, जब हम बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैं लिखता हूँ उसको भी लिखा करो, तब ना पढ़ने के समय काम आएगा। क्योंकि अभी 12th में आप लोग गए नहीं हैं तो आपको इतना वैल्यू पता नहीं है। तो नेचर एज वेल एज मैग्नीट्यूड, नेचर मतलब प्लस है कि माइनस है, ये भी मैटर करता है। बोथ मैटर, बोथ शुड बी कंसिडर्ड, बोथ शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग फाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तब आपको नेचर भी लेना है दोनों चार्ज का, मतलब प्लस माइनस, और साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उसको भी लेना है दोनों चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 क्या है, तो Q1 का मतलब है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q मतलब चार्ज होता है, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ये कितना होता है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर के बराबर, और E हो गया प्रोटॉन का चार्ज। और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, -E। तो इस बार माइनस भी कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, माइनस भी कंसीडर करेंगे, -E लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लेना है और चार्ज का नेचर भी लेना है, तो इसलिए यहाँ पे Q2 की जगह पे -E लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के जगह पे क्या पुट करेंगे भाई, बताइए, Q1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, ZE, और Q2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, -E। क्या पुट करेंगे, E नहीं पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं आया सर, पोटेंशियल में माइनस कैसे आ गया सर, कैसे आ गया सर, यहाँ ध्यान अभी देगा नहीं, फिर कैसे आ गया सर, कैसे आ गया सर, डिवाइडेड बाई R, और R का वैल्यू रख दीजिए। R का वैल्यू आप क्या लाए हैं, पीछे डिराइव करके उसको रखो, R का वैल्यू भी लाए थे ना आप, क्या लाए हो, देखो, n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अभी R का वैल्यू पुट कर रहे हैं, n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन बाई पाई
जेड एम ई स्क्वायर, पाई जेड एम ई स्क्वायर, पाई जेड एम ई स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा, माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू पाई जेड एम ई स्क्वायर, और ये यहाँ नीचे रह जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इसको देखिएगा ना तो ये जो वैल्यू है ना ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के बराबर जैसा दिखेगा, बस खाली काइनेटिक एनर्जी में नीचे 8 है और यहाँ 4 है। जरा इस इक्वेशन को कंपेयर करो जरा, तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन आया है, काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन आया है ना, ये एकदम सेम टू सेम आया है। जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m, ऊपर में क्या आया है देखो, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m, देखो यहाँ पे क्या आया है जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 इंटू m, है ना। पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कट गया, बचा क्या देखो, सब सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा जेड इंटू जेड क्या हो गया जेड स्क्वायर, और क्या हो गया ई का स्क्वायर ई का स्क्वायर ई का पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या बचा 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये n लिखा हुआ है n और ये h है। ये पूरा का पूरा जो देखिएगा तो ये क्या है, वहाँ पे खाली काइनेटिक एनर्जी में क्या था 1/8 था, काइनेटिक एनर्जी में क्या था 1/8 था, काइनेटिक एनर्जी में क्या था यहाँ पर 1/8 है, और वहाँ पे क्या है 1/4, बस इतना ही का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या इसको, वहाँ 1/8 था यहाँ 1/4 है, इक्वल्स टू क्या हुआ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ही, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसको 2 से इंटू कर दीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिए। ये माइनस कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे ये बात समझाया गया है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो नेचर भी लेना है प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का, और मैग्नीट्यूड भी लेना है, दोनों लेंगे तब जाके पोटेंशियल एनर्जी निकल के आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी लिख लीजिए। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब आपको एग्जाम में निकालने के लिए दे सकता है। कुछ एक स्कूल में ही आता है, जैसे शामली में आ गया, कैरली में आ गया, है ना, थोड़ा बहुत डीपीएस में आ गया, बस यही कुछ स्कूलों में आता है। जनरली सब स्कूलों में डेरिवेशन नहीं दिया जाता है। बाकी स्टेट बोर्ड में तो बात ही खत्म हो गया। तो काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, ये सब कॉपी करेंगे इसको। अब हम इसके आधार पर फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो फाइनल रिजल्ट क्या क्या निकल के आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने डिराइव किया वो फाइनली क्या निकल के आया, तो रेडियस निकल के आया पहला, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडियस ऑफ nth सेल। किसी भी n सेल का रेडियस अगर निकालना हो तो इसको हम Rn लिखेंगे, और ये निकालने का फॉर्मूला आया 52.9 n स्क्वायर बाई z पिकोमीटर। इस फॉर्मूला से आप किसी भी n सेल का रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएंगे पिकोमीटर में तो ऑप्शन पिकोमीटर में ही दिया रहे, वो एंगस्ट्रॉम में भी रह सकता है, तो पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में भी चेंज करना सीख लेंगे हम लोग, सब सीख जाएंगे यार, चिंता मत करो तुम। अभी तुम चैंपियन बना देंगे एकदम जीरो से हीरो। देखिए अभी दूसरा क्या है, आपको रेडियस के बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। घबराओ नहीं तुम, बस खाली हिम्मत रखो, अपने पे भरोसा नहीं रखो, मेरे पे रखो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, किसी n सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या निकाल के फाइनल रिजल्ट आया 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड रिजल्ट निकल के आया था। इसी प्रकार तीसरा क्या निकाला गया, वेलोसिटी रेडियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, nth सेल, किसी भी n सेल में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, तो वैल्यू आया था 13.6 पॉइंट है ये 13.6 Z² बाई n स्क्वायर, और एनर्जी जो आया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था।
और पोटेंशियल एनर्जी निकाले चौथा फाइनल में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल। तो ये क्या निकल के आया भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू निकल के आया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसका डबल रहेगा, बस खाली माइनस में रहेगा, उसका आधा, एकदम डबल का आधा हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये इसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 फाइनल रिजल्ट हैं। आपको एग्जाम में बस खाली इसी से क्वेश्चन बनाना है, पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। चलिए अच्छा, एक बात और पॉस्टुलेट्स लिखना है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक सेल से दूसरे सेल में जंप भी कर सकता है। नोट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी उतने योग्य नहीं हुए हैं आप, अभी सब बाउंस मारेगा। इतना ही तुम लोग का हवा टाइट है, तो और एक्स्ट्रा क्या बताएं अभी। अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, ज़्यादा वीडियो कर देंगे तो बाउंस मारेगा तुम लोग को। अगले लेक्चर में अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगा मैं, उसमें यहाँ से जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं सभी से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। बस खाली फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए।